मेरी सास पर नजर पड़ते ही हॉट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पवन ने नाराजगी दर्शाने वाले बल अपने माथे में डाल लिए और पूछा, तुम अपना वजन क्यों कम नहीं कर रही हो आरती? मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ डॉक्टर साहब, पर वजन कम हो ही नहीं रहा है। उनकी नाराजगी को भांप कर सासू माँ घबरा उठी थी। व्हाट ब्लडी कोशिश? वे एकदम से भड़ उठे। जब हार्ट अटैक आ जाएगा या हाथ पैर लकवे का शिकार हो जाएंगे, क्या तुम तब होश में आओगी? आपको अगली बार शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आज से ही शाम को भी घूमना शुरू कर दूंगी। उन्हें खुश करने को सासू माँ उनकी चमचागिरी करने पर उतर आए। इनको तलाभुना भी कम खाने को कहिए डॉक्टर साहब। मेरी इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब ने मेरी सास को और मेरे सास ससुर ने मुझे गुस्से से घूरा। आलू गोभी का पराठा कल रात को खा लिया था, अब मन को पूरी तरह से मार लेना भी तो आसान नहीं है डॉक्टर साहब। सासू माँ ने बिगड़ी बात को संभालने की कोशिश करी। पराठे के अलावा रसमलाई खाने की बात भी तो बताइए। उन्हें डॉक्टर साहब से डांट खाते देखकर मुझे मन ही मन मजा आ रहा था। अरे, रसमलाई खाओगी तो बहुत जल्दी मर जाओगी आरती। पता नहीं तुम मेरे पास इलाज कराने आती ही क्यों हो? वे सासुमां का चेकअप करने के साथ लगातार उन्हें खूब डांट पिलाते रहे थे। हमारे बाहर आने से पहले ही हमारी बगल से गुजरकर गांव की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला अंदर घुस आई थी। नमस्ते मैडम, आज तो आप काफी ठीक दिख रही हैं। डॉक्टर पवन का उन्हें मिश्री घुली आवाज में संबोधित करना मुझे बहुत हैरान कर गया था। क्या खाक ठीक हुई हूँ? एक पैसे का फायदा नहीं करा है तेरी दवा ने। देख डॉक्टर, अगर तू मुझे ठीक नहीं कर सकता है तो साफ साफ कह। इसके बाद दरवाजा बंद हो जाने के कारण मैं उस महिला की आगे की बात नहीं सुन पाई थी। मैंने कंपाउंडर से पूछा तो मालूम पड़ा कि वे लोकल एमएलए की माताजी हैं। बड़ा अजीब सा लगा था कि इतने बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ यह अनपढ़ गंवार बुढ़िया इतने गलत ढंग से पेश आने की हिम्मत सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो स्थानीय एमएलए की मां थी। नर्सिंग होम से बाहर निकलते ही मेरे सास ससुर मुझ पर बरस पड़े। हमारे साथ कहीं जाती हो तो अपनी जबान को कंट्रोल में रखकर चुप खड़ी रहा करो। मेरे ससुर जी की आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। मैंने डॉक्टर साहब से जो कहा वो मम्मी के भले को ध्यान में रखकर ही कहा था। मैंने लापरवाह लहजे में जवाब दिया, हमारी चिंता मत कर क्योंकि हमारे सुख दुख में कभी काम आओगी। तुमसे ऐसी उम्मीद हमें बिल्कुल ही नहीं है। अपनी सासू जी को बहुत चिढ़ा हुआ देखकर मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। वैसे मैं सारे रास्ते उन दोनों से कुछ नहीं बोली क्योंकि अब बात बढ़ाना मेरे हित में नहीं होता। उन्हें घर छोड़कर जब मैं ऑफिस पहुंची तो 12 बज चुके थे। मैं अपनी सीट पर पहुंची तो गुस्से से भरी बैठी मेरी सहयोगी निशा मुझसे उलझ गई। तो कोई न कोई बहाना बनाकर हर दूसरे दिन लेट क्यों आती है? मैं अपना काम भी करूं और तेरा भी, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? झगड़ा शुरू करने से पहले जरा सांस तो ले लेने दे। मैंने उसे नाराजगी भरे अंदाज में उल्टा घूरा तो वो एकदम से ढीली पड़ गई। तू अपना काम पूरा नहीं करेगी तो मैं शोर तो मचाऊंगी ही। तुझे जो शिकायत है उसे बॉस से कह। यूं फालतू बोल बोल कर अगर तू मेरा दिमाग खराब करेगी तो फिर मुझे बॉस से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। मैंने सख्त स्वर में उसे चेतावनी दी तो वह मुंह फुलाकर मजबूरन चुप हो गई। ऑफी में सब जानते हैं कि बॉस मेरे जबरदस्त प्रशंसक हैं। मेरी शिकायत पर मोहित नाम के लिमके को कुछ दिन पहले ही बॉस ने नोटिस पकड़ा दिया था। इस कारण सारे सहयोगी मन ही मन मुझसे डरते हैं। मैं अगर सचमुच नाराज हो जाती हूँ तो उन्हें अपनी जबानों को ताला लगा लेने में ही अपना हित नजर आता है। आज कार में लेकर आई थी। सचिन और मुझे मेरे भतीजे राहुल के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने मेरे घर जाना था। मैं शाम को सचिन के ऑफिस के बाहर कार से पहुंच गई। सचिन अपने बॉस कपूर साहब के साथ बाहर आए थे। सॉरी मानसी, अपने भतीजे के जन्मदिन की पार्टी में तुम थोड़ा लेट पहुंच पाओगी। कपूर साहब ने बिना सॉरी महसूस करते हुए यह वाक्य बोला और पिछली सीट पर जम गए थे। सर को उनकी ससुराल छोड़ते हुए जाना है। सचिन ने माफी मांगने वाले अंदाज में मुझे सफाई दी और मेरी बगल में आ बैठे। रास्ते में मिठाई भी लेनी है। खाली हाथ ससुराल जाना ठीक नहीं लगता है, ये तुम भी याद रखो। अपनी बात कहकर वो यूं ठहाका मारकर हंसे मानो उन्होंने कोई बढ़िया मजाक किया हो। कपूर साहब सारे रास्ते पीछे से सचिन को लेक्चर पिलाते रहे थे। वे उससे बहुत रूखे से अंदाज में बात करते पर मुझसे अगर कुछ कहना होता तो उनकी आवाज शहद सी मीठी हो जाती थी। रास्ते में एक दुकान से सचिन 1 किलोग्राम काजू की बर्फी पैक करा कर ले आए। कुछ देर बाद हमने कपूर साहब को उनके ससुर की कोठी के सामने उतार दिया था। कल ऑफिस जल्दी आना। सचिन को ऐसी हिदायत देकर वे मुझसे फ्लर्ट करने वाले अंदाज में बोले, मानसी तुम्हें और ज्यादा मुस्कुराना चाहिए क्योंकि तुम्हारी स्माइल बहुत लवली है। कार को आगे बढ़ाते ही सचिन गुस्से से फट पड़े। साला लंपट, लाइन मारने का कोई मौका नहीं चूकता है।
साले ने न मिठाई के पैसे दिए न यहाँ इतनी दूर तक छोड़ने के लिए थैंक यू बोला। क्या कहा कि बर्फी या पेट्रोल फ्री में आता है। अब योग भिन भिन करते हुए पार्टी में जाओगे। सिर में दर्द शुरू हो जाने के कारण मेरी आवाज चिड़चिड़ी हो उठी थी। सॉरी यार, साले ने दिमाग खराब कर दिया। मैं कल से ही नई जगहों पर अप्लाई करना शुरू कर दूंगा। तुम्हें इससे भैया कंपनी आसानी से नहीं मिलेगी। गले में पड़ा अच्छी कंपनी वाला यही फंदा तो नौकरी नहीं छोड़ने देता है। लेकिन मैं किसी दिन साले को ऐसी सुनाऊंगा कि याद रखेगा। कमीना ऑफिस में शेर बनता है और अपनी बीवी के सामने बकरी की तरह मिमियाने लगता है। उसकी यह बात तो सीखने जैसी है। मैं तो तुमसे अपने मन का दुख दर्द कहना शुरू ही करती हूँ तो तुम मुझे एकदम से झगड़े को तैयार हो जाते हो। आज सुबह भी तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरे साथ बहुत झगड़ा किया। यार, इस वक्त घर की बातें शुरू करके मेरा दिमाग मत खराब करो। वो हमेशा की तरह एकदम से गुस्सा हो गए थे। तुमसे अपने दिल की बात शेयर नहीं करूंगी तो किससे करूंगी। मेरे साथ जो राय दिन की कलह होती है उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मैं रुआन सी हो उठी। तुम उनके सामने उल्टा बोलकर बात ज्यादा बिगाड़ देती हो। सारा कसूर मेरा ही है तो तुम मुझे अलग मकान में ले चलो। मैं घर से अलग होने को कभी तैयार नहीं हो पाऊंगा। अब अगर फालतू बोलोगी तो मैं पार्टी में भी नहीं जाऊंगा। उनकी इस धमकी को सुनकर मैं चुप होने को मजबूर हो गई थी। सचिन मुंह फुलाकर मेरे पापा के घर में घुसे और वार्तालाप में हिस्सा लेने के बजाय टीवी खोलकर न्यूज देखने लगे। मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी फौरन उनका खराब मूड ठीक करने की कोशिश में लग गए। मैंने बहुत बार नोट किया है कि इनकी खातिर करते हुए वे सब जितना ज्यादा झुकते हैं सचिन उतना ही ज्यादा टेढ़ा व्यवहार उनके साथ करते हैं। आज भी इन्हें घंटे भर से ज्यादा रोके रखने के लिए उन सबको इनकी बहुत खुशामद करनी पड़ती थी। भैया लगातार पास बैठकर इनकी बातें ध्यान से सुनता रहा तो ही इनका मूड ठीक रहा था। हम रात को 11 बजे के करीब वापस लौटे तो हमें देखते ही मेरी सास ने हाय तौबा मचा दी। फोन पर याद कराने के बावजूद तू जल्दी नहीं आ सकता था। अब मेरी दवाई कैसे आएगी। सासू माँ हमारा अच्छा खासा मूड खराब करने को पहले से तुली बैठी थी। दवा लाने वाली बात मेरे ध्यान से उतर गई। माँ, मैं कल सुबह ला दूंगा। सचिन फौरन परेशान नजर आने लगे थे। देख भाई, अगर तू हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकता है तो घर से अलग। मैंने ससुर जी को उनकी धमकी पूरी नहीं करने दी और शांत स्वर में सचिन से कहा, हीरादेवी अस्पताल के बाहर केमिस्ट शॉप सारी रात खुली रहती है। आप वहां से मम्मी की दवाई ले आओ। मैं कल सुबह, प्लीज अभी चले जाओ। मेरी बात सुनकर वे उल्टे पैर दवा लाने चले गए थे। आमतौर पर ऐसे मौकों पर हम सबके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला जाता था। आज मेरे बदले व्यवहार से मेरे सास ससुर इतने हैरान हुए कि उनकी बोलती बंद हो गई थी। मैंने दोनों को गुड नाइट विश किया और अपने कमरे में चली गई। वहां कपड़े बदलते हुए मैं लोगों के व्यवहार से जुड़े उस खास पहलू पर सोच विचार करने लगी जो कुछ देर पहले घर लौटते हुए ताजा मेरी समझ में आया था। जिसके पास किसी को नुकसान पहुंचाने या तंग करने की पावर है वो हमेशा उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा। ऐसी कई घटनाएं मुझे याद आईं जब सामने वाले इंसान को दबा या जलील करके किसी ने मजा लिया या अपनी टेंशन को कम किया था। मेरे सास ससुर डॉक्टर पवन के सामने मिमियाते हैं क्योंकि वे काबिल डॉक्टर हैं और कम फीस लेकर उनकी देखभाल कर रहे हैं। फिर कुदरत हाथ ही हाथ हिसाब बराबर करता है और एमएलए अनपढ़ गंवार माँ के सामने तेजतर्रार डॉक्टर पवन भीगी दिल्ली बन जाते हैं। मेरे बॉस मेरे जबरदस्त प्रशंसक हैं और उनकी शह पर मैं अपने सब सहयोगियों को डरावा कर रखती हूँ। मुझसे सीनियर लोग मेरे सामने जबान नहीं खाल सकते हैं क्योंकि मेरी शिकायत पर बॉस उन्हें नौकरी से हरी झंडी दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ सचिन के बॉस उसे यूं डांटते हैं मानो वे उनका घरेलू नौकर हों। ये कपूर साहब नाम का ऊंट पहाड़ के नीचे तब आता है जब उनकी बीवी उन्हें सबके सामने बुरी तरह से इसलिए डांट देती है क्योंकि वो करोड़पति बाप की बेटी है। ऑफिस में शेर बनने वाले कपूर साहब चुपचाप उसकी डांट सुनते हैं क्योंकि ससुराल से उन्हें माल जो बहुत मिलता है। भावुक स्वभाव के सचिन घर से अलग नहीं होना है। वे जानते हैं कि किराए का मकान अफोर्ड करना मुश्किल है और उनकी इसी कमजोरी का पूरा फायदा उठा मेरे सास ससुर मौका मिलते ही हमें घर से अलग होने की धमकी देने से कभी नहीं चूकते हैं। अपने माता पिता के हाथों अपमानित होने वाले मेरे साहब अपनी ससुराल में शेर बन जाते हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा व भैया भाभी मुझे सुखी देखना चाहते हैं। कहीं हमारे बीच तलाक की नौबत न आ जाए, इस बात की कल्पना उन्हें इनके खराब व्यवहार के सामने भी मुस्कुराते रहने को मजबूर करती है।
मेरे माता पिता व भैया भाभी से सीधे मुंह बात न करने वाले मेरे स्वामी अभी लौट कर आते ही मुझे अपनी बाहों में भरने को लायलित होंगे और तब मैं जो चाहूंगी वो कहूंगी और वे चुपचाप मेरी सारी शिकायतें सुनते हुए मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे। मेरी समझ में तो ये बात आई है कि अगर सामने वाला किसी कारण से कमजोर या मजबूर है तो ताकतवर उसे धड़ल्ले से खरी खोटी जरूर सुनाएगा। इस मामले में हर तरफ लेन देन का सिद्धांत खूब काम कर रहा है। इधर किसी से कड़वीती की बातें सुनो और उधर किसी सरे को वैसी ही बातें सुनाकर अपने मन ही भड़ास निकाल लो। वैसे जिसे इस खेल को ढंग से खेलने का पूरा मजा लेना हो उसे कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। सास ससुर की डांट फटकार से तंग आकर घर से अलग होने की जिद पकड़ना बहू के हित में नहीं होगा। अगर बहू उचित मौके पर सास ससुर को तंग करके उनसे बदला ले तो उसे अपनी दुश्मनी मानना सास ससुर की नादानी होगी। बॉस की डांट से चिढ़कर किसी का नौकरी छोड़ने की सोचने लगना बेवकूफी है। दामाद का मुंह फुलाकर घूमने को अपनी बेइज्जती समझना बेटी के माता पिता की नासमझी है। डॉक्टर के डांटने के कारण उसे बदल डालना गलत व नुकसानदायक होगा। एमएलए की मां की तरह डॉक्टर पवन को बेबात अपमानित करने वाले लोग भी तो इस दुनिया में मौजूद हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि जब कहने सुनने के मामले में हर शेर को सवा शेर मिलता ही मिलता है तो सामने वाले के मुंह से निकले कड़वे शब्दों का बुरा मानकर अपना खून जलाने की मूर्खता मैं तो भविष्य में अब कभी नहीं करूंगी। धन्यवाद। कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।